अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ ज़ीरोडो-पी और ज़ीरोडो-एसपी में क्या डिफरेंस है? क्या आपको इनकी फार्माकोलॉजी पता है? या आप भी अपने सीनियर्स के बताए अनुसार किसी को दर्द है तो ज़ीरोडो-पी और दर्द के साथ सूजन या कोई घाव है तो ज़ीरोडो-एसपी दे देते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। आज का हमारा टॉपिक है पेन किलर्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पेन किलर मेडिसिन से जुड़े सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आप अच्छी तरह सीख जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन कब, कहां और कैसे यूज करनी है और कब नहीं करनी है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेन यानी कि दर्द के बारे में। और दर्द तो सबकी जिंदगी में है। खैर, पहले हम समझते हैं फेस पेन रेटिंग स्केल के बारे में। इस स्केल के अनुसार अगर आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं है या बहुत हल्का फुल्का दर्द है, जैसे किसी मच्छर ने आपको काट लिया हो, तो ऐसे दर्द को 1 नंबर के स्केल पर रखा जाता है। और अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है जो सहन करने के योग्य नहीं है और तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, जैसे आपकी कोई हड्डी टूट गई हो या आपका भयंकर एक्सीडेंट हो गया हो, तो ऐसे दर्द को 10 नंबर के स्केल पर रखा जाता है। बाकी सारे दर्द को इन दोनों के बीच रखा गया है। आप चाहे तो बाकी सब के बारे में सर्च करके पढ़ सकते हैं, या आप कहेंगे तो मैं इन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं आखिर पेन होता क्यों है। मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है और ये हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन है। तो आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन से 2 प्रकार के न्यूरॉन्स निकलते हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन जो ऑर्गन से सेंसेशन को लेकर जाती है ब्रेन तक, और दूसरी होती है मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेज को लेकर आती है। इतना समझ गए आप? तो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये भी जानते हैं हमारी पूरी बॉडी या बॉडी ऑर्गन सेल से मिलकर बने हैं और सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो हमें जब भी किसी प्रकार की चोट लगती है या कोई इंजरी होती है तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, और जब ये लेयर डैमेज हो जाती है तो एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब इस एराकिडोनिक एसिड पर 2 प्रकार के एंजाइम्स वर्क करते हैं। एक का नाम है कॉक्स और दूसरे का नाम है लॉक्स। ये जो कॉक्स है ये भी 2 प्रकार का होता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। जब ये कॉक्स वर्क करता है एराकिडोनिक एसिड पर तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है, और जब लॉक्स वर्क करता है तो लुकोट्राइन्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन और लुकोट्राइन्स बनते हैं, इन्हीं के कारण हमें पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फ्लेमेशन जो होता है एक प्रकार का बॉडी रिस्पॉन्स होता है जो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है या किसी डैमेज टिश्यू को हील करता है। इस इन्फ्लेमेशन के कुछ साइन होते हैं जैसे पेन, वार्मथ, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। अब अगर आपको इन सारे सिम्टम्स, पेन या इन्फ्लेमेशन से रिलीफ चाहिए, तो आपको कोई ऐसा ड्रग देना होगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन या लुकोट्राइन्स के फॉर्मेशन को रोक दे जो इन्फ्लेमेशन का कारण है, या कोई ऐसी ड्रग जो कॉक्स या लॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट कर दे जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे ड्रग्स जो कॉक्स या लॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम एनजेड्स कहते हैं, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे एस्क्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, नाप्रोक्सन, आइबुप्रोफेन, एंडोमेथासिन, मेफेनामिक एसिड, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, एटसेट्रा। दूसरा तरीका है दर्द से बचने का कि हम पेन सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने ही ना दे। ये जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स पेन सिग्नल को लेकर जा रहा है इसको ही ब्लॉक कर दे। तो ऐसे ड्रग्स जो पेन सेंसेशन को ही इनहिबिट कर देते हैं उन्हें हम ओपियोइड एनाल्जेसिक कहते हैं, जैसे ट्रामाडोल, टपेंटाडोल, मॉर्फिन, फेनेटनल एटसेट्रा। अब हम इन सब मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इन मेडिसिन के बारे में समझने से पहले आपको कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम के बारे में समझना जरूरी है। कॉक्स 1 हमारे बॉडी में हमेशा सिक्रीट होते रहता है। इसके कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे नंबर 1 है प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लाइनिंग को मेंटेन करता है, जो हमारे स्टमक को एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है। आप जानते हैं हमारे स्टमक में HCl का फॉर्मेशन होता है जो एसिडिक नेचर का होता है। कॉक्स 1 गैस्ट्रिक म्यूकोसा को मेंटेन करके हमें इस एसिड से बचाता है। इसका दूसरा वर्क है मेंटेन रीनल ब्लड फ्लो। कॉक्स 1 हमारे किडनी में ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है जिससे किडनी प्रॉपर वर्क कर सके। तीसरा वर्क है इसका रेगुलेट्स प्लेटलेट फंक्शन। कॉक्स 1 जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब समझते हैं कॉक्स 2 के वर्क के बारे में। बेसिकली कॉक्स 2 ही है जिसके कारण हमें इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर होता है। अब बात करते हैं हम अपने पहले ड्रग की जिसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन प्रोटोटाइप्स है एनसैड्स का। प्रोटोटाइप क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएं। बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो एस्पिरिन जो है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीप्लेटलेट होती है। ये कॉक्स 1 पर ज्यादा एक्ट करता है, इसलिए इसकी एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये ब्लड थिनर के रूप में यूज किया जाता है। आपने इको एस्पिरिन का नाम सुना ही होगा। इसे हम नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि ऐसा ड्रग्स जो कॉक्स 1 या कॉक्स 2 या दोनों पर वर्क कर सकता है। इस कैटेगरी के अन्य ड्रग्स है आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सन, मेफेनामिक एसिड,
एंडोमेथिसिन, पीरोक्सिकैम, कीटोरिलॉक etc. ये सारे ड्रग्स भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इनकी एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी कम होती है क्योंकि ये एस्पिरिन के मुकाबले कॉक्स-2 पर ज़्यादा वर्क करते हैं। मान के चलिए कि एस्पिरिन यहाँ वर्क करता है तो ये लगभग बीच में वर्क करते हैं या थोड़ा और कॉक्स-2 की तरफ। अब चूंकि ये सब दवाएं कॉक्स-1 पर भी वर्क करती हैं, इसलिए इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ये दवाएं हमें गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस करा सकती हैं क्योंकि ये कॉक्स-1 को भी इनहिबिट करते हैं और कॉक्स-1 गैस्ट्रिक म्यूकोसा को मेंटेन करने का काम करती है। ज़्यादा समय तक लेने से हमें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है क्योंकि कॉक्स-1 किडनी में ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए जब हम कोई एनसेज देते हैं तो उसके साथ कोई पीपीआई जैसे ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल या कोई अन्य पीपीआई ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर के बारे में। इस कैटेगरी में एस्क्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, निमेसुलाइड और अन्य कई ड्रग आते हैं, पर मोस्टली यूज होने वाले ड्रग यही है। ये सारे ड्रग भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इन्हें हम माइल्ड से मॉडरेट पैन में दे सकते हैं। अगर दर्द ज़्यादा सवियर है तो फिर हम कोई अपॉइड्स ऐड कर सकते हैं। ये ड्रग नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की तुलना में कॉक्स-2 पर ज़्यादा एक्ट करते हैं और कॉक्स-1 पर कम, पर गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट इनका भी होता है। अगली कैटेगरी है हमारी सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। इस कैटेगरी के दो ड्रग काफ़ी फेमस हैं, इटोरिकॉक्सब और सेलेकॉक्सब। चूंकि ये ड्रग कॉक्स-2 पर एक्ट करते हैं, इसलिए इनके गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट कम है, लेकिन नील नहीं, आपको पीपीआई फिर भी ऐड करनी है। सेलेकॉक्सब को इटोरिकॉक्सब की तुलना में ज़्यादा सेफ माना गया है। इनके डोज की बात करें तो इटोरिकॉक्सब 3 स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगा, 60 mg, 90 mg और 120 mg। आप 60 mg BD और 90 mg या 120 mg OD दे सकते हैं। और हम सेलेकॉक्सब को 100 mg BD या 200 mg BD दे सकते हैं। शुरू 100 mg से करना है, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो डोज बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइड्स और मसल रिलैक्सेंट के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।